रीवा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 करेंगे, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसे आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। अगर देखा जाए, हमने पिछले अध्याय में भी हमने 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया था। मतलब जो भी परिवर्तन हुआ था राजनीतिक और आर्थिक जीवन में, उसका हमने अध्ययन किया था। इनमें से कुछ परिवर्तन ने समकालीन समाज पर अपना प्रभाव भी छोड़ा था। उदाहरणतः वन क्षेत्र में कृषि का विस्तार हुआ, जिससे वहां रहने वाले लोग की जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसे हम श्रेणी भी कहते थे। तथा संपत्ति के असमान वितरण ने सामाजिक विषमता को अधिक प्रखर बनाया। जैसे कि मैंने उसमें भूमि दान के बारे में बताया था, परावर्ती गुप्त के बारे में, जो जिसने भूमि अनुदान भी किया था। ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी उसे अग्रहार भी कहते थे। इतिहासकार इन सब प्रक्रिया को समझने के लिए प्राय साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते थे, अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते थे और कभी कभी समाज में मौजूद विभिन्न रिवाजों पर टिप्पणी भी प्रस्तुत करते थे। अभिलेख से हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक मिलती है। हम देखेंगे कि प्रत्येक ग्रंथ और अभिलेख किसी समुदाय के विशेष दृष्टिकोण से लिखा जाता है। समझना कि जो अभिलेख है, अभिलेख से भी हमें कुछ जानकारी मिलती है, लेकिन जो ऐतिहासिक स्रोत होता है उससे हमें जो है सटीक मिलता है, लेकिन उसे समझना जरूरी है। तो ये याद रखना जरूरी हो सकता है कि यदि ग्रंथ किसने लिखा है, क्या लिखा गया है और किनके लिए इनकी रचना हुई है। ग्रंथ लिखते वक्त या ग्रंथ पढ़ते वक्त हमें समझना चाहिए कि ग्रंथ किसने लिखा है और क्या लिखा गया है इसके अंदर और किनके द्वारा इसमें रचा गया है। इस बात पर यह ध्यान देना जरूरी है कि इन ग्रंथों की रचना में किस भाषा का प्रयोग हुआ तथा इनका प्रचार प्रसार प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों के इतिहास में लिखा जा सकता है। अब आता उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में एक है महाभारत का विश्लेषण। ग्रंथ की जब बात आती है तो पहले महाभारत का विश्लेषण आता है। इस हम अपना ध्यान एक ऐसे विशाल महाकाव्य पर केंद्रित कर रहे हैं जो अपने वर्तमान रूप में 1 लाख श्लोकों से अधिक है और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों वहां परिस्थितियों का लेखा जोखा भी है। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही। इसमें निहित कुछ कथाएं तो कुछ काल से पहले भी प्रचलित थी। महाभारत की मुख्य कथा दो परिवार के बीच युद्ध का चित्रण है। मतलब जो महाभारत जो साहित्य अगर देखा जाए तो कई सारे इसके अंदर महाकाव्य है। मतलब उसमें अगर देखा जाए तो दो परिवारों को युद्ध के बारे में दे रखा है। इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदाय के आचार व्यवहार के मानदंड भी तय करते हैं। यदि अगर देखा जाए, इस ग्रंथ के मुख्य पात्र इन सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं और मानदंडों का अनुसरण व इनकी अवहेलना क्या इंगित करती है। अब आता है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। अगर 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान वीएस सुबथांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। इन अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। इसमें जुड़े क्या क्या कार्य थे। आरंभ में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत पांडुलिपियों के को इकट्ठा किया गया और परियोजना में काम करने वाले विद्वान पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोक की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। अंत उन्होंने उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे और उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले उनके ग्रंथ खंडों में किया गया। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। महाभारत तो समालोचनात्मक संस्करण का मतलब जो ये जितने भी सारे महाकाव्य में लिखे गए थे तो पहले ही इकट्ठा किया गया, जितनी पांडुलिपि में जो महाभारत लिखा गया, फिर उसको एक एक करके एक एक स्थान पर लगाया गया। ऐसे अगर देखा तो 13,000 पृष्ठ थे इसके अंदर, 13,000 पृष्ठ। इस और ये जो परियोजना को पूरा करने में कम से कम 47 वर्ष लगे थे। इस पूरी प्रक्रिया में दो बातें विशेष रूप से उभरकर सामने आई। पहली, संस्कृत के
कई पार्टों के अनेक अंशों में समानता थी, और ये इस बात से भी स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में ये समानता देखने में आई। इसी जो पांडुलिपि मिली थी महाभारत से संबंधित, अगर देखा जाए, जो अगर यह तमिलनाडु में मिलती थी या केरल में मिलती थी या कश्मीर में मिलती थी, तो इस जिसमें इन सब में कुछ ना कुछ समानता देखने को मिलती थी। और दूसरी जो बात ये भी स्पष्ट है कि वे ये थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद जो भी उभरकर सामने आए। इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की पा, पाद टिप्पणियों और परिशिष्टों के रूप में भी किया गया। 13,000 पृष्ठों में से आधे में से अधिक इन प्रभेदों का ब्यौरा भी देते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये प्रभेद उन गूढ़ प्रक्रियाओं के द्योतक भी है जिन्हें प्रभावशाली परंपरा और लचीले स्थानीय विचारों और आचरण के बीच संवाद कायम करके समाज के इतिहासों के रूप दिया था। ये संवाद द्वंद्व और मतैक्य दोनों ही को ही चित्रित करती है। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा इन्हीं के लिए लिखे गए हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इतिहासकार ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का अनुशीलन करते हुए समय इन ग्रंथों को सतही तौर पर समझा, और उनका विश्वास था कि इन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा गया है वास्तव में उसी तरह से उसे व्यवहार में लाया जाता होगा। कालांतर में विद्वान ने पाली, प्राकृतिक और तमिल ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का अध्ययन किया। मतलब जो इन ग्रंथों में लिखा गया था, इन्हें उसी तरीके से व्यवहार में लाया गया हो उस समय, और ये कई शायद प्रकार की भाषा में भी लिखा गया हो शायद। कुछ विद्वान मानते हैं जैसे पाली, प्राकृत तमिल ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का भी अध्ययन किया गया हो। या इन अध्ययनों से ये स्पष्ट होता है कि आदर्श मूल संस्कृत ग्रंथ आमतौर से अधिक आधिकारिक माने जाते हैं, किंतु इन आदर्श को प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखा जाता है, और यदा कदा इनकी अवहेलना भी की जाती है। जब हम इतिहास द्वारा सामाजिक इतिहासों का पुनर्निर्माण की व्याख्या करते हैं, तब हम इस बात का ध्यान रखते हैं। अब आता है बंधुत्व एवं विवाह और अनेक नियमों और व्यवहार के विभिन्नता। परिवार के बारे में जानकारी। हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, किंतु आपने देखा होगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। परिवार जन्म की गिनती एक दूसरे से उनका रिश्ता, उनके क्रियाकलाप में भी भिन्नता होती है। अगर परिवार अगर देखा जाए तो समाज में परिवार जो होता है हर किसी का अलग अलग होता है। किसी की संख्या छोटी होती है, किसी की संख्या बड़ी होती है। हर किसी के परिवार में नियम अलग होते हैं। कोई किसी और चीज को मानता है, कोई किसी और चीज को मानता है। अगर इसमें एक परिवार शब्द दे रखा है, अगर देखा जाए तो संस्कृत ग्रंथ में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए किया जाता था, और जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता था, और पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते थे। परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते थे, और एक साथ ही रहते थे और काम करते थे, और अनुष्ठानों के साथ ही संपादित करते थे। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते थे जिनमें हम संबंधी कहते थे। तकनीक भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह भी कह सकते थे। पारिवारिक रिश्ते नैसंगिक और रक्त संबंध माने जाते थे, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती। कुछ समाजों में भाई बहन जिसे चचेरे मसौरे आदि से खून का रिश्ता माना जाता, किंतु अन्य समाज ऐसा नहीं मानते थे। मतलब जो परिवार होता था, परिवार में जो भी चीज होता था, कुछ भी काम होता था, तो परिवार पूरे मिलजुल कर काम करते थे, अनुष्ठानिक कार्य भी करते थे। या परिवार में जो भोजन होता था या कुछ भी चीज होता था, सब मिल बांट के इस्तेमाल करते थे उस चीज का। और कुछ ऐसे संबंध भी थे, अगर देखा जाए तो एक और जो परिवार होता था एक रक्त समूह भी माना जाता था, जिसमें चचेरे मसौरे जिसमें चचेरे मौसेरे भी आ जाते थे, लेकिन कुछ चचेरे मौसेरे को नहीं जोड़ते थे। वह आरंभिक समाज में के संदर्भ में इतिहासकार को विशिष्ट परिवार के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है, किंतु समय लोगों के परिवार संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं। इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलाप को प्रभावित किया होगा, इस तरह व्यवहार ने विचारों पर भी असर डाला होगा।
अब आता है पितृवंश व्यवस्था का आदर्श। अगर देखा जाए पितृवंश का अर्थ, तो वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र आदि से चलती है। और मातृवंशिकता शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जहाँ वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पितृवंशिकता और मातृवंशिकता ये किससे चलता है। पितृवंशिकता ये पिता, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र और माता से चलती है। क्या हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब बंधुत्व के रिश्ते में परिवर्तन आया। एक स्तर पर महाभारत इसी इसी की कहानी है। ये बांधवों के दो दल, कौरव और पांडवों के बीच की भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। अगर देखा जाए महाभारत में, अगर देखा जाए तो दो परिवार के बीच में युद्ध है। अगर देखा जाए तो कौरव और पांडव के बीच में, इसको भूमि के सत्ता को लेकर दोनों के बीच में संघर्ष को दर्शाया गया है। दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित थे, जिनका एक जनपद पर शासन था। संघर्ष एक युद्ध में परिणित हुआ, जिसमें पांडव की विजय हुई। अन्य इनके इनके उपरांत पितृवंशिकता उत्तराधिकारी को उद्घोषित किया गया। पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले ही मौजूद थी। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इसे आदर्श और मुद्दे पितृवंशिकता के में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधन पर अधिकार जमा सकता है। मतलब ये जो युद्ध हुआ था उसमें ये भी बताया गया है कि पिता के बाद जो भी संसाधन पर हक होगा किसका होगा, पुत्र का होगा। अधिकतर राजवंश पितृवंशिकता और प्रणाली का अनुसरण करते हैं, हालांकि इस प्रथा में भिन्नता भी थी। कभी पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था, तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्री जैसे प्रभवती गुप्त का भी सत्ता का उपयोग उपभोग करती थी। जैसे पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवार के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। ऋग्वेद जैसे कर्मकांडिक ग्रंथों के मंत्रों से भी ये बात स्पष्ट होती है। ये संभव है कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसे ही दृष्टिकोण रखते हैं, कि जैसे बता रखा है कि अगर ज्यादातर अगर देखा जाए राजा महाराजा जो भी थे वो पितृवंशिकता का ही अनुसरण करते थे। लेकिन कभी ऐसा भी होता था जैसे उनका पुत्र नहीं होता था तो क्या करते थे, वो अपने बड़े भाई को दे देते थे जितने भी संसाधन होते थे। अगर वो कभी कभी अपने बांधव को भी दे देते, मतलब जो उनके रिश्तेदार में होते उनको भी सिंहासन दे देते थे। और कभी कभी स्त्री भी इस संसाधन का उपभोग कर लेती थी। अगर ज्यादा झुकाव पितृवंशिकता के तरफ ही था। अब तो उत्तम पुत्र का प्रजनन। यहाँ ऋग्वेद में एक मंत्र अंश उद्धृत है जो ग्रंथ संभवतः लगभग 1000 ईसा पूर्व में जोड़ा गया था। विवाह संस्कार के दौरान यह मंत्र पुरोहितों द्वारा पढ़ा जाता था। आज भी अनेक हिंदू विवाह संस्कारों में इसका प्रयोग होता है। मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ, किंतु वहां से नहीं। मैंने इसे वहां मजबूती से स्थापित किया जिससे इंद्र के अनुग्रह से इनका उत्तम पुत्र हो, पति के प्रेम का सौभाग्य इसे प्राप्त हो। इंद्रिय शौर्य युद्ध वर्षा के एक प्रमुख देवता थे। अगर देखा इंद्र जो देखा जाए, इंद्र शौर्य और युद्ध और वर्षा के एक प्रमुख देवता थे। यहाँ और वहां से तात्पर्य पिता और पति के ग्रह से है। इस मंत्र का संदर्भ विवाह के वधु और वर के लिए एक अभिप्राय किया जाता है, क्या है। अब तो विवाह के नियम, जहाँ पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहां इस अवस्था में पुत्रियों को अलग अलग तरह से देखा जाता था। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। इस प्रथा को भरी भरी विवाह पद्धति कहते थे। और इसका तात्पर्य यह था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवार की कम उम्र की कन्या और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था। मतलब विवाह के कुछ नियम ये बताए गए थे, जो वहाँ महिला महिला का किसी पर भी प्रकार से संसाधन पर कोई हक नहीं था। और उनका जो शादी है उनके अपने गोत्र के बाहर उनका शादी करते थे। और प्रतिष्ठा वाले परिवार की कम उम्र की कन्या और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता है, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति को उनका विवाह किया जा सके। इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया। मतलब
कन्यादान भी वहाँ मतलब माना माना जाता, विवाह में कन्या को भेंट भी दी जाती थी। ये क्या पिता का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य ही माना जाता। नए नगरों के उद्भव से अगर सामाजिक जीवन में अधिक जटिल हुआ, यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे और वस्तुओं की खरीद फरोख्त के साथ इस नगरीय परिवेश में विचार का भी एक आदान प्रदान होता था। संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों में अगर देखा जाए प्रश्न चिन्ह भी लगाए गए। इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिता भी तैयार की। ब्राह्मणों को इन आचार संहिता का विशेष पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का आकलन धर्मसूत्र वहाँ धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया है। मतलब जो आचार संहिता बनाया गया था विवाह से संबंधित कुछ, तो ये जो ब्राह्मणों ने क्या ग्रंथ का संकलन भी किया था और कौन सी भाषा में किया था, संस्कृत ग्रंथ में किया था। इन सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति भी थी जिसका संकलन 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच हुआ था। मनुस्मृति के बारे में पूछा जाता है कि इसका संकलन कब किया गया था, 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच हुआ था। हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों को ये मानना है कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक और है और उनके बनाए नियमों का सबके द्वारा पालन होना चाहिए, किंतु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थे। इस बात को भी ध्यान रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय भिन्नता और संचार की बाधाओं की वजह से भी ब्राह्मण का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था। मतलब कई कहने का मतलब ये इन्होंने जो नियम बनाए थे ब्राह्मण के द्वारा, ये सार्वभौमिक बोले थे, सभी को मानना जरूरी आवश्यक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कोई इनको मानता था। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विभाग के आठ प्रकार के अपनी स्वीकृति देता है। इनमें से पहले 4 उत्तम माने गए और बाकी की निंदित माना गया, मतलब बाकी खराब माने गए। कि ये विवाह पद्धति उन लोगों की प्रचलित थी जो ब्राह्मणी नियमों को अस्वीकार करते थे। मतलब धर्मसूत्र में 8 प्रकार के विवाह बताए गए, जो 4 थे जो सबसे उत्तम थे और जो 4 थे सबसे ज्यादा नीच थे, मतलब सबसे ज्यादा बेकार थे। और जैसे कि इसमें 8 जो विवाह दे रखा है, या मनुष्य में पहली, चौथी और पांचवी और छठी विवाह पद्धति का उदाहरण दिया जा रहा है। पहली, कन्या का दान बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित कर उसे विदेह्य वर को दान दिया जाए, उसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया है। चौथी, पिता वर वधु युगल को ये कहकर संबोधित करता कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। तत्पश्चात ये वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान करता था। पांचवी, वर को वधु की प्राप्ति तब होती थी जब वह अपनी क्षमता व इच्छानुसार उसके बांधवों को और स्वयं वधु को यथेष्ट धन प्रदान करता था। छठी, स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा में संयोग जिसकी उत्पत्ति से काम से हो। अब आता है स्त्री का गोत्र कैसे निर्धारित किया जाता था। एक ब्राह्मणी पद्धति को लगभग 1000 ईसा पूर्व के प्रचलन में आई वे लोगों को गोत्र को वर्गीकृत करने की थी। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे और गोत्र के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों के पिता के स्थान पति का गोत्र का माना जाता था तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। क्या नियमों का समानता अनुसरण होता था? इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुषों के नाम का विश्लेषण करना पड़ेगा जो कभी कभी गोत्रों के नाम से उद्धृत होते थे। हमें कुछ नाम सतवाहन जैसे प्रबल शासकों के वंश के मिलते हैं, जो इन राजाओं को पश्चिम भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन था। अगर देखा सतवाहनों को भी हमें कुछ मिलते हैं जिनका जो अगर शासन देखा जाए तो कहाँ था, पश्चिमी भारत में था और दक्कन में था। सतवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए जिनके आधार पर इतिहासकारों ने परिवार और वैवाहिक रिश्तों का भी खाका तैयार किया। इसमें जैसे बता रहा है कि स्त्री का गोत्र कैसे निर्धारित किया जाता था। तो प्रत्येक स्त्री का अगर दिखाया जाए गोत्र निर्धारित कैसे किया, वेद मतलब ऋषि के नाम पे किया जाता था और उन्हें उन्हीं ऋषि के वंशज माने जाते थे। और दूसरा जो था गाय के नाम पे भी किया जाता था। और ऐसा भी था कि शादी होने के बाद जो पत्नी का जो गोत्र होता था वो चेंज हो जाता था, बदल लिया जाता। एक सतवाहन राजा तथा उसकी पत्नी सतवाहन राजाओं की आकृति और बहुधा उन गुफाओं की भित्ति पर उत्कीर्ण की जाती है जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिया जाता है।
यह मूर्ति लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है। उपनिषद में मार्त नाम, बृहदारण्यक उपनिषद में जो आरंभिक उपनिषद में से एक है। आचार्यों और शिष्यों के उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है जिसमें कई लोगों को उनके मार्त नामों से निर्दिष्ट किया गया था। कुछ सतवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे। बहुपत्नी का मतलब क्या होता है कि एक पति के कई सारी पत्नियां। सतवाहन राजाओं से विवाह करने वाले सेनानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उनके उनके नाम गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों से उद्भूत थे जो उनके पिता के गोत्र थे। इसमें प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी वो अपने पति के कुल के गोत्र को ग्रहण करने की उपेक्षा, जैसे कि ब्राह्मणीय व्यवस्था में उपेक्षित था, उन्होंने अपने पिता के गोत्र नाम ही कायम रखा। मतलब जो सतवाहन सतवाहन जो थे, जो उनकी पत्नियां होती थी, वो अपने पिता के गोत्र को ही चलाती थी शादी के बाद। तो देखा जाए तो ब्राह्मण का जो नियम है उनका अनुसरण ये नहीं करते थे। कुछ रानियां एक ही गोत्र से थी, मतलब कुछ रानी तो एक ही गोत्र से थी और ये तथ्य वही विवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था। ये उदाहरण एक वैकल्पिक तथा अंतर विवाह पद्धति अर्थात बंधुओं में विवाह संबंध को दर्शाता है, जिसका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदायों में भी है। बांधवों के साथ जुड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक सुगठित समुदाय उभर पाता था। संभवतः उपमहाद्वीप के और भागों के अन्य विविधताएं भी मौजूद थी, किंतु उनके विशिष्ट ब्यौरे को पुनर्निर्मित करना संभव नहीं हो पाया। क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? हमने पढ़ा कि सतवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम से ही चिन्हित किया जाता था, लेकिन इससे ये प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी, किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें ये ज्ञात है कि सिंहासन पर का उत्तराधिकारी प्रतिवंशी होता था। माता जो महत्वपूर्ण बता रखी है कि वो बस सतवाहन में बता रखी है, क्योंकि वो अपने पिता का गोत्र को धारण, मतलब पिता के गोत्र को ही मानती थी शादी के बाद भी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो सतवाहन थे वो भी पितृवंशिकता को ज्यादा मानते थे कि संसाधन पे किसका हक होगा, पुत्र का हक ज्यादा होगा।